तो बच्चों हम लोगों ने पहले पार्ट में जो है 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर लिया था। ठीक है, कौन सा चैप्टर था आपका? ये दूसरा चैप्टर आपका अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित था। तो आप आई थिंक आप लोग पहला जो पार्ट था उसके सारे ऑब्जेक्टिव का अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं 50 से आगे, यानी कि 51 से लेकर के 100 तक करेंगे। फिर अगले पार्ट में हम लोग 100 से 145 तक करेंगे। ठीक है, चलिए तो अच्छी तरह से बैठ जाइए। उसके बाद आप लोग को उसी तरह से जिस प्रकार पिछले क्लास में आप लोग एक तरफ से एक ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर दिए थे, उसी प्रकार से आप लोग को एक एक करके आंसर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, यानी कि आपको पूछ रहा है इनमें से जो है अम्लीय पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर है आपका नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो अम्लीय पदार्थ जो होगा बच्चों वो आपका खट्टा होगा, तो मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, नारंगी का रस, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर का। H2SO4 एक परबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होता है, अंशतः आयनित होता है, आयनित नहीं होता, दो चरणों में आयनित होता है। तो अगर परबल अम्ल होगा बच्चों तो आप लोग को याद रखना है कि वो क्या होगा, पूर्णतः आयनित होगा। तो 52 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका NaOH CaOH होल 2 विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन से आयन मुक्त होती है? OH माइनस आयन, Na प्लस आयन, Ca प्लस आयन, Na2O। तो इसमें से जो है स्पेशली रूप से बच्चों आपका हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका OH माइनस आयन निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या है बच्चों, 1 सेकेंड, NaOH है तो यहाँ से OH बाहर निकलेगा। उसी प्रकार से CaOH का होल 2 है तो OH क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये क्या करेगा, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आयन मुक्त करेगा OH। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? OH माइनस, Cl माइनस, H प्लस, HCl आयन। यानी कि आपका प्रश्न क्या है, HCl से, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों? आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अम्ल है, अम्ल में कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। तो ये आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, H प्लस आयन में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl H प्लस आयन उत्पन्न कर सकता है? हाँ, नहीं, हाँ और नहीं, दोनों सभी उत्तर सत्य हैं। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है अम्ल का व्यवहार नहीं करता है, यानी कि आयन जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर सकता है जब तक वहाँ पर जल की उपस्थिति ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर का। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, ये जल से संयोग कर बनाते हैं अमोनियम आयन, जल, अम्ल, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों? डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए बच्चों HCl को आप लोग पानी में डालते हैं H2O में, तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये टूटेगा H प्लस और किस में, प्लस Cl माइनस में। लेकिन ये जो H प्लस होता है ना बच्चों, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तुरंत जाकर के ये H2O जिसमें आप डुबा रहे हैं वो H2O से जाकर के मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो यहाँ का एक H प्लस और यहाँ ऑलरेडी H2 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका H3O+ हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाता है H3O+, इसी का नाम दिया जाता है बच्चों आपका हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, 57 नंबर का प्रश्न है निम्न में सही कथन को चुनें। आपको सही कथन को चुनना है। ए ऑप्शन कह रहा है अम्ल जल में H प्लस आयन देते हैं, क्षार OH माइनस आयन देता है। अम्ल जल में H3O+ आयन देते हैं, क्षार OH प्लस आयन देते हैं। अम्ल जल में OH माइनस आयन देते हैं, क्षार H प्लस आयन देते हैं। जबकि डी ऑप्शन आपका है अम्ल जल में H3O+ आयन देते हैं जबकि क्षार OH आयन देते हैं। तो स्पेशली रूप से बच्चों हम लोग जानते हैं अम्ल जो है H प्लस आयन देता है और क्षार आपका OH माइनस आयन देता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है बच्चों? आपका तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अम्ल जल में H प्लस आयन और क्षार OH माइनस आयन देगा। 58 नंबर का प्रश्न है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है, यानी कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया प्रक्रिया या फिर कलोड क्षार प्रक्रिया। स्पेशली रूप से बच्चों यहाँ पर देखिए विद्युत धारा प्रवाहित किया रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, यानी कि विद्युत के द्वारा यहाँ पर अपघटन हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 59 नंबर का। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है?
तो स्पेशली रूप से जब जल में क्षार मिलाया जाता है बच्चों तो क्या हो जाती है बच्चों, इसमें स्पेशली रूप से घट जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होती है, यानी कि जो है 1 लीटर जो शुद्ध आपका जल होता है इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी होती है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 10 से 7 मोल के बीच। अगला प्रश्न है 61 नंबर का, अम्ल का पीएच मान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और 2020 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है या फिर 14 होता है। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और जबकि आपका क्षार का पीएच मान क्या होता है 7 से ज़्यादा होता है और जो है उदासीन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। 62 का प्रश्न है, 62 नंबर का, धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। यानी कि आपका यहाँ पर आपको केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है बच्चों। तो धोने का सोडा का क्या सूत्र होता है, Na2CO3 या फिर Na2CO3.2H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 5H2O। तो स्पेशली रूप से धोने का सोडा का क्या होता है बच्चों आपका Na2CO3.10H2O। ठीक है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का आपका, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, ये अम्ल है। ये भी प्रश्न आपका 2020 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। तो ये अम्ल कौन सा है, मेथोनिक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो स्पेशली रूप से चींटी और मधुमक्खी के डंक में बच्चों मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पूछ दिया जाए बच्चों तो उसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अगर बच्चों आपको क्या पूछ ले, संरचना बनाने बोल दे तो इस प्रकार से बना देंगे HCOOH। इस प्रकार से ये मेन क्रियाशील है और ये आपका हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और ये क्या है बच्चों, अम्ल है, इसलिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन रहेगा ही। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। यानी इनमें से जो है कौन सा पीएच का मान जो है क्षार विलयन का मान देगा। 2, 7, 6, 13। तो हम लोग जानते हैं पीएच अगर 7 से ज़्यादा होगा तब क्षार होगा बच्चों। तो स्पेशली रूप से ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि क्षार विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। जब मुंह के पीएच का मान 11 से अधिक हो जाता है, जब मुंह के पीएच का मान 14 से कम हो जाता है, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, जब मुंह के पीएच का मान 8 से अधिक हो जाता है। तो हम लोग कुछ भी खाते हैं बच्चों, स्पेशली उसमें क्या उपस्थित रहता है, आपका अम्ल उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर अम्ल आपको कौन सा पता चल रहा है, देखिए तो ये 11 से अधिक, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। 14 से कम, ये 14 गलत हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन आपका 8 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाना, क्या शुरू हो जाता है, दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। 66 नंबर का प्रश्न है, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहा जाता है। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सामान्य अम्ल या फिर न्यूट्रल। तो स्पेशली रूप से यहाँ पर क्या कहा जाता है बच्चों, जो अधिक संख्या में देगा उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं। यानी कि जो कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेगा, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, न्यूट्रल अम्ल या फिर आपका क्या होगा, नॉर्मल अम्ल। तो स्पेशली रूप से जो कम संख्या में होता है तो उसको क्या कहते हैं, आपका दुर्बल अम्ल। और आपको अभी बताया मैंने, जो ज़्यादा संख्या में अगर देगा, जो ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। ठीक है। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, अपच की स्थिति में, यानी कि आप कुछ खाए और पचा नहीं सही से, तो अपच की स्थिति में उदर बोलते बच्चों पेट, अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका NaOH से, KaOH से, MgOH का होल 2 से या फिर CaOH का होल 2 से। तो स्पेशली रूप से क्या है बच्चों, आपका यहाँ पर बोल रहा है दुर्बल क्षार। तो आप लोग जानते होंगे NaOH बहुत ही प्रबल होता है, KaOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज़्यादा दुर्बल यहाँ पर अम्ल ये प्रबल होता है। उसी प्रकार से CaOH, इसको तो जानते हैं आप लोग बच्चों, चूना। तो स्पेशली रूप से कोई भी डॉक्टर जो है इसका इलाज के लिए मतलब कि चूना तो नहीं खाने बोलेगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको बच्चों स्पेशली याद रखेगा, इसको जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बुलाया जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। अगर इसका सूत्र आ जाएगा तो आपको लिख देना है MgOH का
हॉल 2। अगला प्रश्न है 69 नंबर का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो ये आपका क्षार है। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक 14 से कम स्पेशली। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों सब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, जिस कारण यहाँ पर इसका क्या होगा बच्चों, पीएच मान जो है आपका 14, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। जठर रस, तो जठर रस यानी कि आपका जो अमाशय रस होता है जो बच्चों मतलब कि आपके पेट में, तो उसका पीएच का मान कितना होता है 1.2। यह भी प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आ जाता है। अगला प्रश्न है 71 नंबर 71 का, एक विलयन पीएच पेपर को लाल बना देता है। ध्यान रखिए आपको क्या कर देता है, पीएच पेपर को लाल बना देता है। विलयन का पीएच मान कौन सा हो सकता है, 1 से 2, 5 से 7, 8 से 10, 12 से 14। तो स्पेशली रूप से बच्चों प्रबल अम्ल होगा तब ने वो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1 से 2 के बीच। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि जो आपका ताज़ा यानी कि फ्रेश दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है 6। अब उसका जब दही बन जाएगा उससे बच्चों तो ज़्यादा खट्टा हो जाता है, तो उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, घटेगा, मतलब कि आपका नीचे आएगा, 6 से कम आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है। यानी कि संश्लेषित सूचक के बारे में पूछ रहा है, मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी। तो इसमें से कौन आपका है बच्चों, आपका मेथिल ऑरेंज जो है आपका मतलब कि संश्लेषित सूचक है। 74 नंबर का प्रश्न है, लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, ये कहाँ से निकाला जाता है, गुलाब के पौधे से, लाइकन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। तो स्पेशली रूप से जो आपका लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का सूचक रंजक होता है बच्चों, ये आपका लाइकन के पौधे से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। यानी कि जब आप अम्ल को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ेगी, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है बच्चों, हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं। यानी कि जल में जो है अम्ल और जलीय विलयन क्या किस चीज़ का चालन करता है, आयन का, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, विद्युत का चालन करता है। अगर बोलेगा कि किसके द्वारा चालन करता है तो वहाँ पर आपको लिखना है आयन के द्वारा। 77 नंबर का प्रश्न है, अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच की जाती है किससे, पीएच स्केल से, लिटमस पेपर से, गंधेय सूचक से, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेशली रूप से बच्चों आपका पीएच स्केल के द्वारा पता किया जाता है, अम्ल या क्षार की प्रबलता की जाँच की जाती है। अगला प्रश्न है, जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है तो इस जल का पीएच मान क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारियों की जीना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है या फिर कठिन हो जाता है, जल में कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर सभी उत्तर सत्य है। तो स्पेशली रूप से जब जल का पीएच मान, नदी के जल का पीएच मान घट जाएगा बच्चों, तो इससे क्या होगा, नदी में रहने वाले जीव जंतु जितनी भी हैं, मछलियाँ हैं, उसका जीवन क्या हो जाएगा बच्चों, कठिन में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है। आप लोग को ध्यान देना है, बात बोल रहा है अम्ल का यानी कि एसिड के बारे में, जो धातु से अभिक्रिया करके गैस बनाता है। तो स्पेशली रूप से कौन सा गैस बनता है यहाँ पर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो यहाँ पर आपका बनेगा बच्चों हाइड्रोजन गैस। कैसे, मैंने आपको बताया था बच्चों, अम्ल जब भी किसी से अभिक्रिया करेगा धातु से, आप लोग को ये आपका माइंड में कहीं पर भी साइड में रख दीजिए अच्छी तरह से इस बात को, कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अगर आप सो करके भी हो तो आपको सपने में ये रिएक्शन आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है। प्रबल अम्ल के बारे में बोल रहा है, यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पूछ रहा है। पीएच बराबर 0 होना चाहिए या फिर 14, 7, 3। तो प्रबल अम्ल का मान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पीएच मान अगर 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि 0 जो होगा वो सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। 81 नंबर का प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बच्चों, ठीक है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और बाकी जो ऑप्शन है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल जो है आपका संतरा और नींबू के रस में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आप लोग का मालूम होना चाहिए, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल मैं अभी बताया था आपको, चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 82 नंबर का प्रश्न है, एक छात्र जांच परख में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम की सूची का कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा,
कौन सा रंग दिखेगा, ठीक है, नीला, हरा, नारंगी, पीला। तो स्पेशली रूप से यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा बच्चों। किस कलर, कौन सा कलर दिखेगा यहाँ पर आपका, पीला कलर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है जो कि आपका 2018 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। लवण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान, पीएच है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ स्पेशली रूप से क्या हो जाएगा बच्चों आपका, या क्योंकि हम लोग जानते हैं Na2CO3 किस प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति की है, इसलिए इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, 14 से कम होगा। 84 नंबर का प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव के व्यू से आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना है। 2019 का पहला सिटिंग में पूछा भी गया है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बच्चों, प्योर वाटर का, उसका पीएच मान होता है 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है बच्चों वो आपका होता है उदासीन, ठीक है, क्या कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर का, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो हमारा शरीर का जो पीएच परास होता है कितना बीच होता है, 4 से 4.8 के बीच, 5 से 5.8 के बीच, 6 से 6.8 के बीच, 7 से 7.8 के बीच। तो स्पेशली रूप से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, 6 से लेकर के 6.8 के परास के बीच काम करता है। 86 नंबर का क्वेश्चन है, विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। यानी कि अगर विलयन में हाइड्रोजन आयन बन रहा है बच्चों, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। तो स्पेशली रूप से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए अम्ल में कौन सा आयन पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, जबकि क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। 87 नंबर का प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। जब किसी क्षार को आप जल में घोलते हैं तो क्या मुक्त होता है बच्चों, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए अम्ल को घोलने पर हाइड्रोजन आयन और क्षार को घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन। तो स्पेशली रूप से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, OH आयन, यानी कि OH माइनस आयन होगा बच्चों। 88 नंबर का प्रश्न है, दांत का मसूरा यानी कि जिसे एनिमल या दंत वलक कहते हैं, किस पदार्थ का बना होता है जो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है बच्चों। तो ये ऑप्शन ए है, कैल्शियम फॉस्फेट, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड। तो स्पेशली रूप से ये जो बना होता है बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दांत का मसूरा, यानी कि जिसको आप दंत वलक या इनेमल कहते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है, नेटल एक शाकीय पदार्थ है, इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़ कर किया जाता है। लहसुन की पत्ती, गेंदा फूल की पत्ती, डाक पौधे की पत्ती, नीम की पत्ती। तो स्पेशली रूप से बच्चों जब नेटल का जो डंक छुआ मतलब कि शरीर पर लगता है बच्चों, तो स्पेशली रूप से वहाँ पर डॉग पौधे की जो है पत्ती को घसा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, और सिर्फ 10 क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से आंसर देते चलिए फटाफट, और उसके बाद आप लोगों को लास्ट में टोटल भी बताना है कि कितना किसका टोटल मार्क्स आया है, ठीक है। इससे आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि ज़्यादा दिन आपका बचा हुआ नहीं है, आप लोग को सीरियसली पढ़ते जाना है स्पेशली रूप से। तो 90 नंबर का प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, इस तरह का क्वेश्चन एक बार आया था जहाँ पर मैंने बताया था आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसके साथ साथ एक और होता है बच्चों आपका एंटासिड, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब एंटासिड का मीनिंग सब किसी को मालूम नहीं होता बच्चों। एंटासिड मीन्स होता है एंटी एसिड, इस प्रकार से होता है बच्चों। अब हम लोग एंटी का प्रयोग कब करते हैं, बोलते कि वो जो आदमी है ना वो तुम्हारा एंटी है, मतलब कि तुम्हारे खिलाफ है। तो एंटी एसिड मतलब कि जब पेट में अम्ल बढ़ जाएगा तो अम्ल के खिलाफ वाला चीज़ को खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अम्ल का खिलाफ क्या हो जाएगा बच्चों, क्षारीय गुण वाला कोई पदार्थ खाना पड़ेगा, जिसको एंटासिड कहा जाता है। 91 नंबर का प्रश्न है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल जो है विकसित किया गया, उसको क्या कहते हैं। सामान्य स्केल, पीएच स्केल, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल। तो उसको स्पेशली रूप से पीएच स्केल कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, पीएच स्केल का शून्य अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, अधिक अम्लता को प्रदर्शित करता है, कम अम्लता को प्रदर्शित करता है, या फिर उदासीनता को। तो स्पेशली रूप से जो पीएच स्केल का शून्य जो होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा मतलब कि अम्लता को, यानी कि प्रबल अम्लता को सूचित करता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे कौन सा सूचक कहते हैं। सार्वभौम सूचक, लिटमस पत्र सूचक, मेथिल ऑरेंज, या फिर आपका फिनोल्फथेलिन सूचक। तो 93 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सार्वभौम सूचक, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
सूचक में आप लोग को याद रखना बच्चों, सार्वभौम सूचक एक होता है, एक होता है आपका लिटमस पत्र वाला सूचक, और उसके बाद ये होता है संश्लेषित सूचक, ये होता है प्राकृतिक सूचक, है ना। ये सब आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं ये चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ हूँ, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है। जब ये अम्ल और क्षार दोनों प्रकार की जो है उपस्थिति को सूचित करेगा बच्चों, तो स्पेशली रूप से यह क्या कहलाएगा आपका अम्ल क्षारक सूचक। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग है 10, 2.2, 12 या फिर 14। तो नींबू का रस क्या होता है बच्चों, आपका अम्ल होता है, इसलिए अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर 2.2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। बेकिंग सोडा से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, सोडियम कार्बोनेट से या फिर सोडियम क्लोराइड से। स्पेशली रूप से वहाँ पर कौन सा उपचार के लिए लगाया था बच्चों, आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा मीन्स आपका खाने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है बच्चों, लिख लीजिए आप लोग, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है, पीला, लाल, हरा, नीला। यह क्वेश्चन जो है आपका 2015 में आपका पूछा गया था बच्चों। तो 97 नंबर का आपका ऑप्शन ए आपका पीला रंग ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर का, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि आप जो टूथपेस्ट प्राय होता है, वो टूथपेस्ट जो यूज करते हैं बच्चों मंजन, तो वो किसका होता है, क्षारीय गुण का, अम्लीय गुण का, लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। तो स्पेशली रूप से बच्चों मुंह में जो होता है, हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वहाँ पर अम्ल बढ़ जाता है, अम्ल की उपस्थिति ज़्यादा हो जाती है, इसलिए अम्ल को कम करने के लिए वहाँ पर क्षारीय प्रकार के चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो स्पेशली जो हम लोग मंजन करते हैं वो क्षारीय गुण का होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 99 यानी कि आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 5.6 से कम, 12 से कम, 14 से कम, 11.5 से कम। तो अम्ल वर्षा जो होगा बच्चों आपका 5.6 से कम। यहाँ पर आप अपना भी माइंड लगा करके बता सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो 12 जो है ये आपका क्षार है, 14 भी क्षार है, 11 भी क्षार है। तो यहाँ पर बचा कौन, अम्ल वर्षा में तो 100% अम्ल का गुण होना चाहिए, तो 5.6 आपका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज का आपका, इसके बाद आप लोग को टोटल बताना कितना आपका मार्क्स आया है। तो ये क्वेश्चन है आपका, पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सी आयन, क्लोरीन आयन, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेशली जो पीएच स्केल जो है बच्चों, स्पेशली रूप से वो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करता है। तो 100 नंबर का जो प्रश्न है इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हाइड्रोजन आयन आपका सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को खूब अच्छा लगा होगा ये सारे प्रश्न, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपका 1 बाय 1 सभी चैप्टर का क्या लाया जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद चैप्टर भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग का कोई चैप्टर छूटा हुआ है बच्चों, स्पेशली रूप से चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।